दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। साउथ सिनेमा की ये बहुत ही ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो कि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि असली घटनाओं पर आधारित है और जो चीज़ आप मूवी में होता हुआ देखेंगे वह असल में किसी आदमी के साथ सच में घटी है और उन इंसिडेंट के होने के बाद ही इस मूवी को फिल्माया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है 181। तो मूवी शुरू होती है एक पुरानी बिल्डिंग से, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक हॉरर मूवी की राइटर होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वह अपनी कहानी को लिखने के लिए एक हॉन्टेड टाइप की जगह पर आई हुई है, क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर वह ऐसी जगह पर आकर अपनी कहानी को लिखेगी तो अपनी कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉररिफिक बना पाएगी। खैर तभी हमें उसी रात 12 बजे दिखते हैं और उसकी माँ उसे कॉल करती है, जो कि उसे घर आने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है। और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और ऐसा कहकर वह कॉल कट कर देती है। खैर तभी उसे कुछ हलचल और अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसको चेक करने के लिए वह बिल्डिंग के अंदर जाती है और हम उसके आसपास किसी साए को देख पाते हैं। वहाँ वो इधर उधर घूमकर हर जगह चेक कर रही होती है कि तभी अचानक से कहीं से एक आदमी निकलकर उसके सामने आता है और कहता है मैं भूत हूँ। लेकिन वो लड़की उस आदमी से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वह अपना फ़ोन निकालकर उस आदमी के साथ सेल्फ़ी लेने लगती है ताकि वह उस फ़ोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी फ़ोन के कैमरे में एकदम साफ दिख रहा था और एक नॉर्मल इंसान की तरह भी लग रहा था। तभी वो लड़की उस आदमी से कहती है कि चलो अपना भूत वाला चेहरा दिखाओ, लेकिन वो आदमी फिर भी नॉर्मल ही रहता है। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अरे तुम भूत बनोगे कैसे, तुम भूत हो ही नहीं, महज एक इंसान हो। तो वो आदमी उस लड़की को हंसी से डरते हुए कहता है कि हाँ मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और यहाँ तुम्हें अकेला देखकर आया हूँ ताकि तुम्हें डराकर यहाँ से भगा दूँ और तुम्हारा लैपटॉप और पर्स छीन कर चोरी कर सकूँ। इसके बाद वह उस लड़की से पूछता है कि इतनी आसानी से तुमने कैसे जान लिया कि मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि एक आम इंसान हूँ। तो लड़की उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हुए कहती है क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि असली भूत हूँ। अब ये सुनते ही वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वह उस लड़के पर हमला कर देती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि असल में ये एक हॉरर कहानी होती है जो एक इंस्पायरिंग डायरेक्टर रवि अपने प्रोड्यूसर को सुना रहा होता है। अब ये पहला सीन प्रोड्यूसर को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वह अपनी मूवी में थोड़ा और मसाला डाले क्योंकि उसे मूवी चलने के चांस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। पर रवि कहता है कि उसकी सभी फिल्में बहुत हिट हुई हैं और वह अपनी ये मूवी भी अच्छे कंटेंट और बेहतर कहानी के दम पर ही चलाएगा ताकि उसे इस तरह के मसाले अपनी फ़िल्मों में ना डालने पड़े। और यह बात सुनकर वह प्रोड्यूसर भी रवि को उसकी बात से सहमत हो जाता है, उसे ये काम शुरू करने को कहता है। इसके बाद रवि अपने ऑफिस जाकर उसी कहानी पर काम शुरू कर देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है कि सर आज अष्टमी और नवमी का समय चल रहा है और इस बीच कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए वरना अपशगुन हो जाता है। लेकिन यहाँ रवि उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर भेजकर अपनी कहानी पर दोबारा काम करना शुरू कर देता है। अब रवि की पत्नी का फ़ोन रवि के फ़ोन पर आता है, लेकिन रवि उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान मूवी वाली कहानी पर होता है। फिर इसी बीच एक नई हीरोइन ऑडिशन देने आती है और वो आते ही रवि के पैर छूने लगती है। पर इत्तेफाक से इसी बीच रवि की पत्नी रिया भी आ जाती है ऑफिस, क्योंकि रवि उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और यहाँ पर दोनों को वो देखकर गलत समझ लेती है, उन दोनों पर शक करने लगती है। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उसे अपने पति पर पहले से ही शक होता है, क्योंकि रवि एक अच्छा डायरेक्टर है और वो जिस तरह से लोगों से मिलता है उसका अफेयर होना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खैर अब वो अपनी पत्नी को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, उसे घर ले जाता है जहाँ उसकी पत्नी अभी भी उससे गुस्सा होती है। फिर रवि उसे काफ़ी देर तक मनाता है और समझाकर अपना सामान पैक करने लगता है। वह कहता है कि मुझे ये कहानी 3 दिन के अंदर ही पूरी करनी है, इसलिए मैं अब 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती और अब उसके साथ जाने की ज़िद करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वह किसी से मिलने तो नहीं जा रहा।
पर रवि भी उसकी सोच को समझ जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि इस वक्त अपने ऊपर यकीन दिलवाने का इससे अच्छा मौका उसके पास नहीं होता है। अब वो दोनों 3 दिन तक घूमने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो और वे दोनों आराम से रह सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया अपने भाई पप्पू को फ़ोन करती है, जो कि एक रिज़ॉर्ट का मालिक होता है। यहाँ वो उससे रिज़ॉर्ट के बारे में पूछती है तो उसका भाई उसे बताता है कि अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा रिज़ॉर्ट खाली पड़ा है, इसलिए वह रवि के साथ यहाँ आ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी पप्पू के रिज़ॉर्ट पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद पप्पू दोनों रिज़ॉर्ट की चाबी देकर अपने घर चला जाता है। फिर वो दोनों अब रिज़ॉर्ट के अंदर चले जाते हैं और इस बीच हम उन दोनों के साथ साथ पीछे चलते हुए एक काले साए को भी देखते हैं। तभी अचानक से रिया कहीं गायब हो जाती है, जिसकी वजह से रवि उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी हम उसके काले साए को रवि के पीछे देखते हैं, जो कि कुछ हद तक एक औरत सा दिख रहा होता है। इसके बाद रिया रवि को मिल जाती है, जो कि असल में फ्रिज के पास बियर लेने गई थी, लेकिन रवि उसको पीने से मना कर देता है और अब यहाँ का वॉचमैन उनसे मिलता है, जो कि दिन भर नशे में धुत रहता है। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रवि अपनी कहानी को पूरा करने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक साया सा नज़र आता है और ये बात वो रिया को बताता है, लेकिन वो ये कहकर शायद कि यह उसका वहम होगा, क्योंकि वह हमेशा से ही हॉरर मूवीज़ के बारे में सर्च करता रहता है और सोचता रहता है, टाल देती है। खैर, हम उस साए को रूम के अंदर भी देख पाते हैं, जिसे अभी वो दोनों नहीं देख पा रहे होते हैं। अब रात को वॉचमैन तो नशे में धुत था ही, साथ ही दोनों ड्रिंक भी बहुत कर लेते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ पर रिया रवि के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन रवि बहुत ज़्यादा नींद में होने के कारण, पूरा ध्यान उस कहानी पर फोकस्ड होने के कारण इस वक्त उसे मना कर देता है, जिसके चलते रिया रवि से रूठ जाती है और फ़ौरन नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। इस बीच उसे फ़ोन रिंग सुनाई देती है, जिसके बाद वो फ़ोन चेक करती है, लेकिन दूसरी साइड से उसे कोई आवाज़ नहीं आती और ऐसा होते ही वो कॉल भी कट हो जाता है। इसके बाद अब वो रूम में जाती है और उसके पीछे घूमते हुए उसी साए को हम देख पाते हैं। अब वो तैयार होने के लिए बेडरूम में आती है, लेकिन इस बीच उसे अचानक से कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वो शायद जाकर चेक करती है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई कार ड्राइव कर रहा है और अब वह रवि को जगाती है कि कोई उनकी कार चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब वह दोनों साथ में कार देखने बाहर आते हैं, जिस पर रवि कहता है कि शायद वह हमारा नशेड़ी वॉचमैन है और ऐसा कहकर वह कार के पास जाने लगता है। लेकिन तभी रिया उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। अब रवि ज़मीन पर पड़े एक बैट को हाथ में उठा लेता है और कार के सामने आकर ये पूछता है कि कौन है गाड़ी में, लेकिन कार में से तो उसे कोई आवाज़ नहीं मिलती, बल्कि वह कार उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आखिर में वो कार उससे हल्की सी टकरा जाती है और ऐसा होते ही वह अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद वह कार को चेक करता है तो उसके अंदर कोई भी नहीं दिखता। अब वो उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है, जिससे वो अब थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कार में कोई है तो नहीं, आखिर ये स्टार्ट कैसे हुई। अब इसी बीच रिया के पीछे हम उस काले साए को देख पाते हैं, जिसको वो दोनों अभी भी नहीं देख पाते। खैर, इसके बाद अब रिया रवि को अंदर ले जाने लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ के बाद वो काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए अब वो उसको संभालता है और बोलता है कि हम अंदर जाकर इसके बारे में बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो वो दोनों चले जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों जागते हैं और देखते हैं कि रात वाली जगह से हटकर कार वापस अपनी पुरानी वाली जगह पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें अपने पास पड़ी बियर की बोतल देखकर अच्छा सा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रात में ज़्यादा पी ली होगी, इसी वजह से नशा ज़्यादा हो गया होगा, जिस वजह से उनको रात में अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही होंगी। आगे हम देखते हैं कि रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और रवि उसके पास ही बैठकर कहानी लिख रहा होता है। फिर अचानक से एक पेज निकलकर रिया के पास आकर गिरता है और पता नहीं कैसे अपने आप ही जलने लगता है।
अब जलते हुए पेज को देखकर रवि रिया को फ़ौरन वहाँ से हटने के लिए कहता है। तो रिया आग बुझाकर मुस्कुराते हुए कहती है कि माना तुम्हें मैं कभी कभी ज़्यादा परेशान कर देती हूँ, तो क्या तुम मुझे इस वजह से ऐसे ही मार डालोगे। इस बात पर गुस्सा होकर रवि रिया को एक थप्पड़ मार देता है और रिया गुस्से में चुपचाप बालकनी में चली जाती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने सामने उसी भूत को देखती है और उस भूत को अपने सामने देखकर वह और ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिया को अस्थमा की भी बीमारी है, जिसकी वजह से रवि रिया को संभालता है और उसको इन्हेलर देता है। लेकिन फिर भी वो उसको भूत वाली बात नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि रवि उसका मजाक ही उड़ाएगा, क्योंकि उसे पहले भी रवि की भूत वाली कहानी को मानने से इनकार ही कर दिया था। इसके बाद रिया किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे गैस का चूल्हा अपने आप ही कभी ऑन होता है और कभी ऑफ होने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और इसके बाद हम वहाँ से थोड़ी दूर पर रवि को देखते हैं, जिसके ऊपर स्पिरिट की झलक दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो उसे अपना वहम समझकर रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब हम उसी रात दोनों को अपने रूम में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ कुछ अजीब सी हरकतें होती हुई नज़र आती हैं और जिसकी वजह से रवि की आँख खुल जाती है और अब उसे स्विमिंग पूल से कुछ आवाज़ें आती हुई दिखाई और सुनाई देती हैं और वह रिया को कमरे में सोता हुआ छोड़कर स्विमिंग पूल की तरफ देखने चला जाता है। अब वो वहाँ पर अचानक से रिया को नहाते हुए देखता है, जो उसे अपने पास बुला रही होती है। ये देखकर रवि सोच में पड़ जाता है कि अगर रिया स्विमिंग पूल में है तो बिस्तर पर कौन थी। ये सोचकर वो रूम में चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे एक वही स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे डराती है और इस बार रवि सच में डरकर सहम जाता है। हालांकि ये सब रवि को अभी भी कुछ वहम सा ही लग रहा होता है, इसलिए वो ये बात अपने तक ही रखता है और इसके बाद रिया अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रवि को बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आती है, तो रवि उठकर बाथरूम में देखने जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वह वापस से कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसे वो स्पिरिट फिर से डराती है। इस बार डर से उसकी चीख निकल जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। फिर रवि की आवाज़ सुनकर रिया भी जाग जाती है और वह रवि को संभालने की कोशिश करती है। रवि की ऐसी हालत देखकर रिया अपने भाई पप्पू को फ़ोन करती है और उससे ये सारी बातें बताती है। फिर रिया की ये बातें सुनकर पप्पू उसे बताता है कि वो भी अकेला कई दिनों तक रिजॉर्ट पर रहा है, लेकिन उसे तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अभी वह उनसे काफ़ी दूर है, इसलिए अगले दिन मिलने को कहकर वह फ़िलहाल फ़ोन काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू के दो दोस्त कार में बैठकर उसी रिजॉर्ट में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी कार के सामने वाले शीशे पर दो डरावने हाथ दिखाई देते हैं और ये देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। अपनी कार को रोक लेते हैं। इसके बाद वो कार दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है, जिसको सही करने के लिए एक दोस्त बाहर निकलता है, अचानक से गायब हो जाता है। अब ये देखकर दूसरा दोस्त भी बाहर निकलकर अपने दोस्त को ढूंढता है। जब वह अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पाता तो इसके बाद घबराता हुआ कार में आकर बैठ जाता है और उस कार के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। फिर कुछ देर बाद उसका वही दोस्त जो बाहर गायब हो गया था, वह वापस कार के पास आता है। देखने पर हमें पता चलता है कि ये वही दोस्त इस वक्त बहुत घायल है और इसकी कंडीशन वह उस कार के बाहर ही मर जाता है। इसके बाद वो स्पिरिट दूसरे दोस्त पर हमला करके उसको भी मार देती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर मौजूद थे एक एक करके सभी मर रहे थे, सिर्फ रिया और रवि को छोड़कर। खैर, इसके बाद हम रिजॉर्ट में एक लड़के को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है चंदू और उसको पप्पू ने ही भेजा होता है। अब चंदू वहाँ आकर दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि रिजॉर्ट में किसी भी तरह का कोई भूत नहीं है। इस तरह वो दोनों से कुछ हंसी मजाक की बातें भी करता है और उन दोनों को कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। वह कहता है कि नई नई जगह होने की वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है
इसलिए अब आराम कीजिए, शायद आप लोग थक गए होंगे। लेकिन रवि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वह चंदू से कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम देखते हैं चंदू अपने कमरे में फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। तभी उसे दरवाज़े की खटखटाने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आता। इसके बाद उसे दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो चंदू फिर से दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन इस बार उसे बाहर रवि दिखाई देता है, जो उससे अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। अब चंदू रवि से कहता है कि वो उसे डराने की कोशिश ना करें और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाए। यह सुनकर अब रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन रवि के जाने के बाद वापस कुछ देर में उसे फिर से दरवाज़े के खटखटाने की आवाज़ आती है और इस बार चंदू गुस्से में दरवाज़ा खोलता है, पर फिर से कोई बाहर नहीं होता। इसके बाद चंदू को लगता है कि ये सब रवि और उसकी बीवी कर रही है, इसलिए वह उनके कमरे में जाकर उनको देखने लगता है। पर वहाँ वो देखता है कि दोनों अपने बेड पर चुपचाप सो रहे हैं और अब ये सब देखकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ सो रहे हैं तो आखिर दरवाज़ा किसने खटखटाया होगा। अब चंदू को लगता है कि शायद ये काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया होगा, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है और जब वो उस आवाज़ के पीछे जाता है तो वो स्पिरिट उस पर हमला करके उसे भी मार डालती है। इसके बाद उसकी लाश को खींचकर वहाँ से कहीं बाहर ले जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब रिया जाती है तो बिस्तर पर पड़े रवि के फ़ोन पर अचानक से प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि रवि को बता देना कि उसे जल्द से जल्द वो मूवी की कहानी पूरी करनी होगी, वरना मूवी से हट जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब ये सब सुनकर रिया परेशान हो जाती है, जिसके बाद हम उस कमरे में रिया के पास उस स्पिरिट को भी देखते हैं। खैर जब रवि रिया के पास आता है तो रिया प्रोड्यूसर वाली बात उसे बताती है। इसके बाद वह दोनों चंदू के कमरे में जाते हैं, पर चंदू वहाँ नहीं होता है। अब रिया चंदू को कॉल करती है तो चंदू रिया से कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम के चलते वहाँ से जल्दी निकल गया और अब वो वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि ये बात असल में चंदू ने नहीं कही होती है, क्योंकि उसके फ़ोन को हम जंगल में देखते हैं और हमें पता भी है कि वो उसको स्पिरिट पहले ही मार चुकी है। और वहीं चंदू की आवाज़ में रिया बात कर रही होती है। शायद वो स्पिरिट रिया से उसकी आवाज़ में इसलिए बात कर रही होगी क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि इनको किसी भी तरह से कुछ भी पता चले। चंदू के एकदम से वहाँ से जाने के बाद पहले से परेशान रवि अब और परेशान हो जाता है। इसके बाद वह सारी बातें एक एक करके रिया को बताता है, जिसके बाद ये सब सारी बातें सुनकर रिया और ज़्यादा डरने लगती है। तभी हम अचानक से किचन की तरफ से कुछ हलचल सी आती हुई दिखाई देती है और फिर हम देखते हैं कि असल में किचन में रिया निकल कर आती है और वो इस वक्त रवि को कॉफ़ी देने आती है। लेकिन अगर कॉफ़ी दिलाने वाली रिया है, इसका मतलब अब तक रवि उस स्पिरिट से ही बातें कर रहा था। रवि अब इस बात को नोटिस कर लेता है और ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद रिया रवि की इस हालत को देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है और रात में रवि से जल्दी सोने के लिए कहती है। वो कहती है शायद हम दोनों इस वक्त काफ़ी थके हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो चलो हमें आज समय से पहले सो जाना चाहिए। इसलिए आज रात अब दोनों जल्दी से सो जाते हैं। जिसके बाद रात में रवि को फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस आवाज़ को सुनकर रवि कमरे से बाहर आता है। उसे फ़ोन की रिंग की आवाज़ आती है। फ़ोन उठाता है, उसे दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसके बाद उसे अचानक से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हम नोटिस करते हैं कि ये वही आवाज़ होती है जो पहले चंदू को सुनाई दी थी। अब उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब वह ऊपर छत पर जाता है तो उसे वहाँ रिया बैठी हुई नज़र आती है, जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। रिया को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और पहले वो उसे चुप कराता है, पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। हालांकि हम ये समझ जाते हैं कि रिया यहाँ पर पहले से ही रो रही होती है, जबकि बेड पर रवि के साथ असल में स्पिरिट मौजूद थी। खैर अब बातें करते करते रिया बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रवि उसे अपने कंधे पर उठाकर नीचे ले आता है। यहाँ हम भगवान का मंदिर भी देख पाते हैं,
जिसे देखकर रवि रिया को वहीं पर लेटा देता है। इसके बाद वो उस मंदिर से सिंदूर उठाकर रिया के माथे पर लगा देता है, जिसकी वजह से जो स्पिरिट रिया के अंदर थी वो बाहर निकल जाती है। फिर दोनों वापस कमरे में आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कमरे में कुछ हलचल सी होने लगती है और इसके साथ ही उस कमरे की लाइट भी चली जाती है। जब रवि ये सब देखकर पूरे कमरे को ऑब्ज़र्व करता है तो इसी बीच उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ती है और वहाँ पर उस स्पिरिट को भी देख लेता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकलकर लाइट को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं और उनके वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। इसके साथ ही रवि के हाथ में जलता हुआ लाइटर भी बुझ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अचानक से सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से किसी तरह से। इसके बाद हमें कमरे में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ उसी स्पिरिट की होती है, जिससे डर कर ये दोनों भाग रहे होते हैं। अब उनकी मुलाकात यहाँ पर पप्पू के एक दोस्त से होती है, जिसको डरते हुए वे अपनी सारी बातें बताने लगते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर पप्पू का दोस्त उस कमरे में चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर मौजूद वो स्पिरिट उस दोस्त को भी मार देती है। अब उसकी दर्द भरी चीख सुनने के बाद वो दोनों डरते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही भागने लगते हैं तो रिज़ॉर्ट का मेन गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अब जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। दोनों जंगल में चंदू की लाश से टकरा जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखकर अब रिया को अस्थमा का अटैक आ जाता है, लेकिन यहाँ रवि नोटिस करता है कि रिया का इन्हेलर तो रिज़ॉर्ट में ही रह गया था। इसलिए वो रिया की जान बचाने के लिए रिज़ॉर्ट में दोबारा आ जाते हैं। अब कमरे में उन्हें इन्हेलर तो मिल जाता है और इन्हेलर की मदद से रिया ठीक भी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को उस स्पिरिट की कहानी खुद ब खुद यहाँ हमारे सामने एक एक करके सारे राज उजागर होते हैं। अब सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पप्पू असल में एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी पप्पू से उतना ही प्यार करती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पप्पू शादी से पहले उस लड़की के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने को कहता है, लेकिन वो लड़की इस बात से मना कर देती है। हालांकि इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि पप्पू भी उसकी बात को समझता है, क्योंकि वो भी एक अच्छा आदमी था जो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस लड़की की माँ को किसी अनजान आदमी का फ़ोन आता है और वो दो आदमी पप्पू को और उस लड़की के रिलेशन के बारे में उसकी माँ को बता देता है, जिसके बाद लड़की की माँ लड़की पर दबाव डालती है कि अगर उससे अपनी माँ से बिना बताए उस लड़के के साथ शादी करेगी तो वह अपनी जान दे देगी। इसके साथ ही साथ वह अपनी बेटी पर उनके पसंद के लड़के से शादी करने पर ज़ोर डालती हैं और मजबूरी में अपनी माँ की बातों को मानते हुए वो लड़की भी राज़ी हो जाती है। फिर अगले दिन जब वह पप्पू से मिलती है तो वो उसके साथ सारी बातें बताती है और ये सुनने के बाद पप्पू रोता हुआ कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी माँ को कुछ भी हो, इसलिए वह ये दुख उसकी माँ की खातिर उससे दूर हो जाता है। अब अपनी आखिरी मुलाकात में वो दोनों अकेले में कुछ वक्त गुजारने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लड़की पप्पू के करीब आ जाती है। इसके बाद जब वो उसके कमरे से बाहर जा रही होती है तो पप्पू के बाकी 4 दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वे 5 दोस्त आपस में मिले हुए होते हैं पप्पू के साथ। उस लड़की के साथ अपना वीडियो भी बना लिया होता है। दरअसल पप्पू लड़कियों के साथ ऐसे ही अपने प्यार में जाल में फंसा देता है, जिसके बाद वह खुद ही उनके घर में कॉल भी करता है। यानी पहले जो लड़की की माँ के पास फ़ोन आया था असल में पप्पू नहीं किया था। इसके बाद वे अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए लड़कियों से अलग होता है और लड़कियां उसे अच्छा मानते हुए उनके साथ संबंध बना लेती हैं, जिसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का काला धंधा, जिसमें वह उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है और जब चाहता है तब उन लड़कियों को बुलाता है
फिर सभी दोस्त मिलकर लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे और इसी तरह अब तक 10 मासूम लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके होते हैं। खैर, अब वह सारे दोस्त रूम में यही बातें कर रहे होते हैं तो बाहर खड़ी वो लड़की सारी बातें सुन लेती है। फिर अंदर जाकर वह लड़की पुलिस में जाने की धमकी देती है तो पप्पू एक बैट से उस लड़की के सर पर हमला कर देता है, उसे घायल करता है। और हम नोटिस करते हैं कि ये वही बैट होता है जो पहले मूवी में रवि ने उठाया था। खैर, इसके बाद एक एक करके सभी दोस्त उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं और आखिर में वह नशेड़ी वॉचमैन भी उन लोगों में शामिल हो जाता है। इतना सब सहन करने के बाद वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वह सभी मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और बहुत बुरा कहते हैं। अब सभी को इस बात का डर होता है कि वह आने वाले वक्त में अपनी ज़ुबान ना खोल दे, इसलिए अब वो सभी को खौलता हुआ पानी डालकर उसको झुलसा देते हैं और बाद में उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं ताकि उसकी लाश किसी को भी ना मिले। और हम देखते हैं कि असल में ये वही वक्त होता है जब रिया ने फ़ोन करके पप्पू से कहा था कि वह रवि के साथ रिज़ॉर्ट में कुछ दिन रहना चाहती है और पप्पू इस बात के लिए ये फ़ौरन मान जाता है क्योंकि ये कांड करने के बाद वो कुछ दिन के लिए रिज़ॉर्ट से दूर रहना भी चाहता था ताकि ये मामला ठंडा हो सके। खैर, इस कहानी को पढ़कर रवि और रिया दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, ख़ास तौर से रिया क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसी हरकत कर सकता है। अब उनको पता चलता है कि उस लड़की की स्पिरिट ही अपना बदला ले रही होती है, लेकिन अब ये दोनों उस स्पिरिट का साथ देने का डिसीज़न लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी और कुछ नहीं। इसका मतलब जो अब तक 4 लोग उस स्पिरिट ने मारे थे वो असल में पप्पू के ही वही 4 दोस्त थे जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया होता है। इसके अलावा वह उन दोनों को किसी तरह से तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, बल्कि ऐसा करके वह उन दोनों से मदद मांग रही थी। इसी वजह से उसने रिया को अपने वश में करने की कोशिश भी की थी ताकि वह अपनी बात दोनों तक पहुंचा सके। अब हालांकि वो स्पिरिट चारों को मार चुकी होती है, इसका मतलब सिर्फ पप्पू ही अब बचा हुआ है। फिर इसके बाद जब पप्पू रिया से मिलने के लिए रिज़ॉर्ट आता है तो रिया और रवि दोनों मिलकर पप्पू को उसकी कमरे में बंद कर देते हैं जहां पर उन चारों दोस्तों को पहले से ही उनकी लाशें पड़ी होती हैं। अब अपने दोस्तों की लाशें देखकर पप्पू थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी अचानक से वो स्पिरिट पप्पू पर हमला कर देती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि पप्पू के गले में सेफ्टी लॉकेट होता है जिसकी वजह से पप्पू वहाँ से बचकर कमरे से भाग निकलता है। अब रिया और रवि दोनों मिलकर पप्पू को रोकने की कोशिश करते हैं और इस दौरान पप्पू रवि को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है। तभी रिया पीछे से उसी बैट से पप्पू के सर पर हमला कर देती है और पप्पू घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब रिया पप्पू के गले से वो लॉकेट भी उतार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि रिया अपने भाई से ज़्यादा एक लड़की के आत्मसम्मान को ज़्यादा वैल्यू देते हुए ऐसा करती है ताकि एक लड़की को इंसाफ मिल सके। इसके बाद वो दोनों पप्पू को उस कमरे में डाल देते हैं जहाँ इस बार वो स्पिरिट पप्पू को बहुत ज़्यादा दर्द देते हुए उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर रवि और रिया उस वॉचमैन की हेल्प से सभी लाशों पर खौलता हुआ पानी उनको झुलसा देते हैं और आग लगा देते हैं जैसा इन सभी ने उस लड़की के साथ किया था। इसके बाद यहाँ रिया कहती है कि एक लड़की को दिया हुआ दर्द तब ख़त्म होगा जब उसका बदला पूरा हो जाएगा, यानी उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा। इस बीच वह वॉचमैन के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसा उन्हें वॉचमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके अगले दिन रवि और रिया जब उस रिज़ॉर्ट से बाहर जा रहे होते हैं तभी प्रोड्यूसर का कॉल रवि के फ़ोन पर आता है और वह उससे कहानी के बारे में पूछता है। तो रवि उससे कहता है कि सर स्टोरी तो पूरी हो चुकी है और यहाँ हम जानते हैं कि रवि इस कहानी को अब पूरी दुनिया के सामने एक हॉरर मूवी के रूप में लाने वाला है। इसके बाद वो वॉचमैन से बात करके वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद अब वॉचमैन को उसी स्पिरिट की आवाज़ें आने लगती हैं और तब वॉचमैन को ये पता चलता है कि उसके गले में पड़ा हुआ सुरक्षित लॉकेट अभी मौजूद नहीं है, जिसके बाद वह स्पिरिट उसको अब एक दर्दनाक मौत देती है।
इसी के बाद ये मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों अब जैसा कि मैंने कहा था कि मूवी में हुई हर एक चीज़ एक आदमी के साथ हुई असली घटना है, जिसके बाद ही इस मूवी को लिखा और फिर फिल्माया गया था। तो इस बात को याद रखना। खैर इस बात मूवी में आखिरी हिस्से में आजकल औरतों पर हो रहे अत्याचारों के नंबर्स आप देखें काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ हरासमेंट होता है, लोग इसी तरह से करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर उनके साथ गलत काम करते हैं और ये नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये मूवी की समरी कैसी लगी ये भी मुझे बताएं।